हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें से एक बंदा या दो बंदे नॉमिनेट किए जाएं जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हो और उन बंदों को बिठाया जाए एक कमरे में। देन उनके साथ आप बिठा दें उन लोगों को जो लोग के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं। 15 साल की पॉलिसी हमें दें, हम 15 साल की पॉलिसी बनाएंगे और उसके साथ हमें जनाब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होंगे कि इस पॉलिसी को कोई भी अनडू नहीं कर सकेगा, खत्म नहीं कर सकेगा, चाहे किसी की भी हुकूमत आए। मुझे एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए जो आइंदा आने वाले 15 साल के लिए हो और ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि जनाब वो इकोनॉमिक पॉलिसी को कोई भी अनडू ना कर सके। 15 साल में जिस मर्जी पॉलिटिशियन की हुकूमत हो, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन वो इकोनॉमिक पॉलिसी अनडू ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी कह चुका हूं, 2 मरतबा पहले कह चुका हूं, 2 प्रोग्राम्स पहले कर चुका हूं, आज फिर मैं वापस उसी चीज पे आता हूं। मुझे 15-20 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए और इकोनॉमिक पॉलिसी वो चाहिए जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी की एक एक शख्स की रिप्रेजेंटेशन हो और उसके साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हो जो मिलकर बैठे एक कमरे में, एक बिल्डिंग में और वहीं पर रहे। मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है कि वो सब लोग उसी कमरे या उसी बिल्डिंग में रहें और उस वक्त तक रहें जब तक वो 15-20 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाकर बाहर नहीं निकलते। और ये इकोनॉमिक पॉलिसी वो होनी चाहिए कि जिसकी भी हुकूमत आए, चाहे पीपल्स पार्टी की आए, चाहे नून लीग की आए या पीटीआई की हो, ये इकोनॉमिक पॉलिसी एसआरओ से चेंज ना हो सके, कोई इसको चेंज ना कर सके। ये एज इट इज 15-20 साल कम अज कम चलती रहे। ये पॉलिसी अगर हम बना गए तो मेरे ख्याल में ये हमारी इतनी बड़ी सक्सेस होगी कि जिसकी मेरे ख्याल में मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं ये चीज़, कि ये बहुत बड़ा एक ट्रैक पे लेके आएंगे हम एक मुल्क को, अपने पाकिस्तान को, और इसको मुल्क को, हमने अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को इस ट्रैक पर लेके आना है। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमें इंस्टीट्यूशन जिसमें एफबीआर भी है, इनकम टैक्स भी है और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं, उनको भी रेज करना है, उनको भी बिल्ड करना है। और उनको अगर हम बिल्ड नहीं करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगी जो लोगों के साथ होती आई है। जो लोग बाहर से आते रहे, बाहर मुख्तलिफ ममालिक से बाहर से आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते रहे, लेकिन उनको इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया कि वो वापस चले गए और उन्होंने नुकसान भी उठाया और वो वापस नहीं आना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कोई एसआरओ निकल आता था, कोई जनाब एफबीआर वाले पीछे पड़ जाते थे, कोई इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाते थे और उनको इतना तंग किया गया, इतना जिच किया गया कि वो लोग यहाँ पे भागने से मजबूर हो गए। दूसरा बड़ा इशू ये था कि हर 5 साल के बाद नई जो हुकूमत आती थी वो पिछली हुकूमत वाले को कहती थी उसको तो पता ही कुछ नहीं था, वो तो बिल्कुल नकम्मा आदमी था, उसको कुछ पता नहीं था। मुझे जो है सब कुछ पता है और मैं फिर से शुरू करूंगा और ऐसे शुरू करूंगा। सो वो जो ऐसे शुरू करने वाली बात होती थी उसमें जनाब बैक टू स्क्वायर 1 वाली सिचुएशन हो जाती थी। सो वो नहीं चाहिए। कवानीन ऐसे बनाए जाएं कि जनाब उनको चेंज ना किया जा सके। ऐसे कवानीन होने चाहिए कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी बने उसको चेंज ना किया जा सके, कोई उसको चेंज ना कर सके। और अगर ऐसी पॉलिसी हम बना गए तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा, बहुत बड़ा एक जनाब हमें ट्रैक पे चढ़ने का मौका मिलेगा। और हम जो है मोहताजी जो है हमारी, कभी किसी के तरफ देखना पड़ता है, कभी किसी की तरफ देखना पड़ता है, हम खुद ऐसी चीज़ें बना जाएंगे, ऐसा काम कर जाएंगे कि हमें किसी की मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बातें होती है, मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा किसी पॉलिटिशियन का, लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जिक्र होता है तो मुझे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ये चाहिए, इकोनॉमिक पे चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी पे चाहिए।
और जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो सकता है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं साइन हो सकता? मैं इन्हीं चीजों पे बात करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में इससे बेहतर मुझे इनपुट कोई नहीं दे सकते। शब्बर जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इसमें मजीद क्या वो डाल सकते हैं चीज़ें, कैसे इसको निखार सकते हैं? जो मेरी सजेशन है वो मुत्तफिक भी है मेरे से या नहीं है, कैसे लेके इसको आगे चला जा सकता है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। शब्बर जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी। थैंक यू वेरी मच राणा साहब, आपने जो तमाम बातें की हैं वो 100% दुरुस्त हैं। आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, मैं इससे एक स्टेप आगे जाऊंगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मुल्क अब आगे माशी तौर पे नहीं चल सकेगा और हम मज़ीद तबाही की तरफ चले जाएंगे। तो पहली बात यह है कि ये अब ये ख्वाहिश नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पास एक लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंसेंसस होना चाहिए। ठीक। अगर आपने इकोनॉमिक कंसेंसस नहीं किया और इकोनॉमिक मैटर, तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की स्टेट डेंजर में आ जाएगी और फिर उसको हम सही नहीं कर सकेंगे। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का टर्म मैंने ही दे दिया था कुछ 4-5 साल पहले, और मैं 110% इससे एग्रीड हूँ। आपने बात की है 20 साल की, मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दूँ। इसको हम कहते हैं पाकिस्तान 800। पाकिस्तान 800 का मतलब ये है कि 2047 हम बने थे 1947 में, तो आप बनाएं पाकिस्तान 800 कि जब पाकिस्तान 100 ईयर का होगा तो उसकी क्या पॉलिसी होंगी, तो वो तकरीबन आपके पास 20 से 25 साल मौजूद हैं। इस पॉलिसी पे कोई नॉन कंसेंसस वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपने जिस तरह कहा वो बिल्कुल ठीक है कि हमारा इशू क्या है। पहला इशू ये है कि पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले इन्वेस्टर और पाकिस्तानी ऑफशोर इन्वेस्टर का पाकिस्तान के सिस्टम पे ट्रस्ट, फेथ और होप नहीं है। ठीक। और वो ट्रस्ट, फेथ और होप इसलिए नहीं है कि हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। पॉलिसी खराब नहीं है, पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। हमें पता है कि 2-3 साल बाद चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। दूसरी बात जो आपने बिल्कुल सही कही कि जो नया आता है वो दूसरे आदमी को ज़ीरो से स्टार्ट करता है और वो ये कहता है कि वो चीज़ ठीक नहीं थी, मैं जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। तीसरी बात मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो कुछ भी ये पॉलिसी बनेगी ये होम ग्राउंड होगी। होम ग्राउंड का मतलब ये है कि हम पाकिस्तानी इसको बनाएंगे, पाकिस्तानी ही इसका प्लान देंगे और पाकिस्तानी ही इसको चलाएंगे। अगर हम इसमें इम्पोर्टेड आइडियाज़ या टेंटेड आइडियाज़ डालेंगे या थ्योरेटिकल आइडियाज़ डालेंगे तो ये चलेगी नहीं। जब तक आप कंसेंसस करेंगे ग्राउंड रियलिटीज़ पर जो पाकिस्तान की आज मौजूद है, तो ये बिल्कुल सही आइडिया है। मेरा सजेशन, इसको और रिफाइन कर दूं मैं, आपको एक प्लानिंग कमीशन की शक्ल की चीज़ बनानी है इन फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, और उसका टर्म जो होगा वो प्लान जब तक प्लान कंप्लीट नहीं होगा वो प्लानिंग कमीशन मौजूद रहेगा, और वो प्लान जब एक दफ़ा बन जाएगा तो उसको कोई सेंक्टिटी आइन में दे दें, किसी तरीके से दे दें कि वो 20 साल तक कोई उसके अंदर टिंकरिंग नहीं कर सकेगा और कंसिस्टेंसी होगी और ये कंसेंसस डेवलप होगा। उसको पब्लिसाइज करें। और इस पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ राणा साहब, इसमें अगर आप तमाम पार्टियों के मंशूर पढ़ लें तो उसमें सबका विजन एक ही है, वह किसी के पास प्लान नहीं है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि विजन जो आप लोग दे रहे हैं मुस्तकिल, इसको कन्वर्ट कर दें एक्चुअल इंप्लीमेंटेबल प्लान में और प्लान पे कंसिडर कर लें। ये मैं आपकी तमाम बातों से एग्री करता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरी अपनी इकोनॉमी बहुत ख़राब है शब्बर साहब, लेकिन देन अगेन मुझे मुल्क का एहसास है। और इतने बड़े आप यूर एक्सपर्ट, यूर इकोनॉमिक एक्सपर्ट, और आप अगर मेरे जैसे एक ऐसे आदमी की बात अगर मानने को तैयार हो गए तो मेरे ख्याल में जो भी हुकूमत बनती है कल उसको भी यही इस किस्म की राय देनी चाहिए हमें, क्योंकि आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि वी हैव नो मोर टाइम लेफ्ट और हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रा मंशूर की तरफ जाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मंशूर की तरफ जाऊंगा। जो उन्होंने मंशूर पेश किए हैं उसमें किसी के पास, मेरा ज़ाती ख्याल ये है जहाँ तक मैंने पढ़ा है मंशूर लोगों के मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उसमें पैसे वापस देने का कोई तरीक़ाकार नहीं बताया गया। शब्बर साहब, इसको वापस कैसे किया जा सकता है, इस पैसे को
जो हमने कर्जे लिए हैं, और मैं किसी हुकूमत का नाम नहीं लेता, मैं बिल्कुल उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, जितनी हुकूमतें गुजर के गई हैं उन्होंने कर्जे इस बेरहमाना तरीके से लिए हैं कि ऐसे मेरे ख्याल में करियाने की दुकान वाला भी कोई कर्जे नहीं लेता। उसकी वजूहात ये है कि उन्होंने पैसे वापस नहीं करने थे, हमने वापस करने थे। मैं आपको बता देता हूँ, कर्जों की दो शक्लें हैं सर, और बिल्कुल इसको आसान समझाता हूँ। कर्जे हमने लिए हैं, लोकल कर्जे लिए हैं और फॉरेन कर्जे लिए हैं जी। लोकल कर्जे हमने इसलिए लिए हैं कि लोकल हमारा जो टैक्स का रेवेन्यू है वो 4000 बिलियन है, जबकि हमारी ज़रूरियात कम अज़ कम 6 है और होनी 8 चाहिए। तो अगर आपका रेवेन्यू 4000 बिलियन है और आपको ज़रूरत आपकी 6000 बिलियन है, तो 2000 बिलियन कर्जा हर साल ऐड होता जा रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि आपके रेवेन्यू नहीं है, मगर आप रुपये में कर्जा खर्च करे जा रहे हो और टैक्स लिए जा रहे हो। तो पहली बात यह है लोकल कर्जे की। तो लोकल कर्जा कोई और तरीका नहीं है कि वो आप जायज़ लोगों से टैक्स लेकर और नाजायज़ टैक्स नहीं लेकर पे करेंगे, उसके अलावा कोई और रास्ता लोकल कर्जों का नहीं है। हम पैसे क्यों दें? हमारे पैसे से तो ये लोग याशी करते हैं हुक्मरान। सो वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? देखिए, उसके ट्रस्ट डेफिसिट का सबसे पहला, मैं अभी किसी से यही बात कर रहा था कि पहले आप ये ऐलान करें कि किसी सरकारी तकरीब में कोई खाना नहीं होगा। अच्छा। कोई नई गाड़ी परचेज नहीं की जाएगी 1 साल तक। ऑल्दो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत कम होगा, मगर इसका सिंबॉलिक इफेक्ट बढ़ेगा। दूसरी बात कि हर जो आदमी टैक्स रिटर्न, जो आदमी वजीर है या वजीर आजम है, वो अपनी रिटर्न वॉलंटरी फाइल करेगा कि मेरा ये एसेट है, जब मैं आया था तो मेरा ये एसेट है, और जब मैं जा रहा हूँ तो ये एसेट है। हज़रत अली जब खलीफा बन के कूफे में दाखिल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जिस घोड़े पर आया था उसी घोड़े पे वापस जा रहा हूँ, मुझे आप तय कर लें। ये हमारी तारीख भी यही कहती है। ठीक है। तो ये आप तो ट्रस्ट आपका ऊपर से आएगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं उनकी ज़ात कितनी ट्रांसपेरेंट है। ट्रस्ट यहाँ से आता है। ठीक। और ट्रस्ट के लिए तीसरी बात यह कि वही पॉलिसी ऑफ कंसिस्टेंसी होगी। आपने जो दूसरी बात की, जहां पाकिस्तान आके फंस गया है, जिसके लिए हम जाके लोगों के दर पे भीख मांगेंगे, वो है फॉरेन अकाउंट का डेफिसिट या फॉरेन लोन्स। देखिए बशीर साहब, एक बात को याद रखें कि 47 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने 300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया है। इसका मतलब यह है कि इंपोर्ट की वैल्यू मेरी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है। वो 300 अरब डॉलर है, 300 अरब रुपए नहीं, 300 अरब डॉलर है, जिसमें कुछ मुझे कर्जा मिला तो उसका तकरीबन 80 अरब डॉलर आज मैंने कर्जों की शक्ल में वापस करना है। अच्छा, वो इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। उसकी वजह यह है कि मेरी नाशपाती भी इंपोर्ट हो रही है, चिप्स भी इंपोर्ट हो रहा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमारी चादर में इतनी जगह थी जो हमने इंपोर्ट पॉलिसी बनाई है? हमने ये मुल्क ताजरों के लिए चलाया है, सनतकारों के लिए और अवाम के एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं चलाया है। अगर आपने मेक इन पाकिस्तान और इंपोर्ट को कर्टेल नहीं किया तो कोई तरीका नहीं है कि हम बार बार जाके लोगों के दर पे भीख मांगना शुरू करें। ठीक। तो इसलिए सबसे पहला हमारा सेकंड पॉइंट में हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, मेक इन पाकिस्तान, और मेक इन पाकिस्तान फॉर आवर ओन कंजम्पशन एंड मेक इन पाकिस्तान फॉर आवर एक्सपोर्ट। इसके अलावा बैरूनी कर्जे को ख़त्म करने का कोई हल नहीं है। हम जाएंगे IMF में, हो सकता है 5-10 बिलियन रुपीस ले आएं, मगर हम 10 साल बाद वहीं खड़े होंगे जहां हम आज खड़े हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं ये बड़ी शॉर्ट टर्म है, और जो आपने तजवीज़ दी है लॉन्ग टर्म की, वही इसका नतीजा है कि हम एक फैसला करें कि पाकिस्तान के बाद क्या इम्पोर्ट होगी और क्या एक्सपोर्ट होगी। अगर आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस नहीं किया तो ये मुल्क कभी भी बैरूनी कर्जों की लानत से फारिग नहीं हो सकता। तीसरी बात, हमारे पास पाकिस्तानियों के पास बेशुमार एसेट पाकिस्तान से बाहर हैं। हमें भी पता है, आपको भी पता है। वो पैसा बाहर क्यों गया? इसलिए गया कि आपने रास्ते दिए थे, आपने इनकरेजमेंट की थी। तो ये तमाम चीज़ें जब मिला के आप प्लान देंगे तो फिर ये आपका मसला हल होगा। इसका शॉर्ट टर्म, जिस तरह आपने कहा, इसका कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है। और इसमें अहम बात राना साहब ये भी है कि इस पर सब मुत्तफिक हैं, वह करता कोई नहीं है। बात यह है कि करता सब मुत्तफिक हैं, करता कोई नहीं है। इसमें
इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसमें लैक ऑफ विल है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मगर अल्टीमेटली वो सब चीज़ें नुकसान पहुंचा रही है मेरे मुल्क पाकिस्तान को। मैं शब्बर साहब एक दो चीज़ें और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो मुझे समझ आ रही हैं। देखें, हम लोग अब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और मैं भी उसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि मुझे शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी नहीं चाहिए एज फार एज द इकोनॉमी ऑफ माई कंट्री इज़ कंसर्न। मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए एंड दिस टाइम आई एम सीरियस अबाउट इट। और इफ आई डोंट गेट इट, इट्स वी आर गोइंग टू गो फॉर अ 6। सो उसको ख़त्म करने एक और लोगों के आता है जहन में, ओ जी IMF आ जाएगा, IMF से ले लेंगे कर्जा तो फिर देख लेंगे, और अगर अब तो दूसरी काम भी शुरू हो गया, चलो जी IMF ने जो कर्जा लिया हुआ है उससे लेके फिर वही कर्जा उसकी किस्त वापस कर देंगे। चाइना जो खड़ा हुआ है हमारे अपना से ले लेंगे थोड़े से पैसे, तो चाइना हमें बेल आउट कर देगा, क्योंकि चाइना का भी $1 ट्रिलियन का स्टेक लगा हुआ है CPEC में, तो वो हमें हेल्प आउट कर देगा। सो व्हाट डू यू थिंक, ये स्ट्रेटजी ठीक है? देखिए, इसमें बिल्कुल सही है कि हमने, आप जिसे कहते हैं ना कि हमें जिसे कहते हैं मांगने की या दूसरों पे इन्हिसार करने की आदत हो गई है। जी हाँ, जो आपने बिल्कुल कहा, ये आदत हमने एज्यूम कर लिया है कि हमें कोई दे देगा और हम कहीं से ले लेंगे, ये हमारी आदत हो गई है। मगर इसमें मैं एक बात आपकी और ऐड कर दूं, अब हमने ये भी एक बात करनी शुरू कर दी है कि हम नहीं हो सकते, IMF की कंडीशनलिटी ऐसी आएंगी कि हम सही हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझे? जी जी जी, मैं समझ। मुझे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम IMF से इसलिए जा रहे हैं कि पैसे तो आएंगे ही, मगर जो कंडीशनलिटी लगाएंगी वो ऐसे लगाएंगे कि शायद उससे हम सही हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अब खुद अंदर सही होने की सलाहियत खत्म होने का एहसास किया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी एक सोच है बीच में कि जी हम लोग खुद तो तरीके से नहीं चला सकते काम, IMF लगाएगा, कंडीशंस रखेगा और बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखेगा, तो उसी की वजह से हम चल सकेंगे। ये सोच जो है इसको भी ख़त्म किया जा सकता है या इसी के साथ हमें रहना पड़ेगा? नहीं, ये सोच देखिए, इसमें बड़ी मैं अफसोस से कहता हूँ, ये सोच वो लाता है जो IMF से आता है। हाँ। मेरी बात समझे? जी, मैं समझ। ये हमने एज्यूम कर लिया हमने कि हमारे यहाँ जो लड़का इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है लाहौर में, लम्स में, कराची में, वो नालायक है, और कोई बंदा जो हार्वर्ड से, कोलंबिया से पढ़ कर आ रहा है वो हमें बताएगा, या कोई प्रिस्टन से पढ़ के आएगा। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है टैलेंट की। जो लोग ग्राउंड पे बैठे उन्हें सब पता है। तो ये जो अपने अंदर एक बिला वजह की एहसास से कमतरी पाकिस्तान में पैदा हुआ है, और मैं इमरान खान साहब को एक चीज़ पर एडमायर करता हूँ कि उन्होंने कभी एहसास से कमतरी का एहसास नहीं किया इस मुल्क में। ये मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने अपने जो कैरियर में भी एहसास कमतरी को खत्म किया है। तो हम ये एहसास कमतरी खत्म कर दें कि हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमें दूसरा आदमी आके करेक्ट करेगा। अगर ये सोच रही तो हम कभी सही नहीं हो सकते। दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और चीज समझाइए मुझे, अभी फौरी तौर पर क्या क्या चीजें हम, क्या क्या इंपोर्ट्स हम बंद कर सकते हैं जिससे हमें को थोड़ा सा हमारी किटी में को पैसा आना शुरू हो जाए? देखिए, हमें जो चीज़ें इंपोर्ट बंद करनी है, एक तो कंज्यूमर आइटम की इंपोर्ट बिल्कुल टोटली बैन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रूट इंपोर्ट हो रहा है हमारे मुल्क में, फॉर एग्जांपल वाटर इंपोर्ट हो रहा है, चिप्स इंपोर्ट, ये तो आप टोटली बैन करें। दूसरी बात, आप ऐसी इसको बैन करने से शब्बर साहब कितना फर्क पड़ेगा? 300 to 500 मिलियन? नहीं सर, देखिए मैं तो बड़ी बात करता हूँ। देखिए, हमारा इंपोर्ट का बिल इस वक्त $60 बिलियन है, 60 बिलियन डॉलर। नहीं, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपका अगले साल का इंपोर्ट का बिल जो है वो 50 से 52 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 बिलियन की बचत करनी है। ये हमारा नेशनल प्लान होना चाहिए कि जहाँ से भी करें हमें 50 से ऊपर क्रॉस नहीं करना। जब 50 से ऊपर क्रॉस करेंगे तो हमारे यहाँ इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। मतलब इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी नहीं है, कौम को बताना पड़ेगा। आप कौम को हर महीने बताएं कि हमें इंपोर्ट का बिल 50 रखना है। अगर आप 50 क्रॉस करेंगे तो ये कौम परेशानी में चली जाएगी। ये नहीं हो सकता कि मुझे जून में पता लगे कि मैं 62 बिलियन पहुंच चुका हूं और खजाना खाली हो गया है। और ये जो स्पेकुलेशन हम करते हैं ये खत्म करें। अच्छा, 10 बिलियन में मैं जो बात कर रहा हूं, मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूं। अगर आप रेलवे को सही कर दें तो आपका पेट्रोल का बिल कम हो जाएगा। हमें बड़े फैसले करने हैं। देखें, आप मेरी बात समझें, अगर आप फॉरेन एयरलाइन का ट्रैवल कम करेंगे तो आपका इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा। मेरी बात समझे? आप कभी ये गौर किया आपने कि पाकिस्तान में कितने लोग फॉरेन एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं और वो डॉलर हमें पाकिस्तान से देने पड़ते हैं? तो ये सारी चीजें मिला के जब आप सारा
हिसाब निकालेंगे तो ये, मैं बात कर रहा हूँ 10 बिलियन डॉलर की, मिलियन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 10 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कम करना है हमें, ये हमारा एम होना चाहिए। एक्सपोर्ट में जो करना है वो अलग बात है, मैं बात कर रहा हूँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट रिडक्शन। हम ये क्यों नहीं कहते कि जो बंदा फॉरेन। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे जहन में है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज के मेरे पास यू नो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, वो हम लोगों ने नहीं किया हुआ। सो हम अगर पैसे बचाते हैं, जैसे आप मशवरा दे रहे हैं, जैसे मैं मशवरा सजेशन दे रहा हूँ, हम लोग पैसे बचाते हैं, एक एक पैसा, एक एक डॉलर जोड़ के हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन अगर एक जगह पे सपोजिटली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक आदमी को जैसे एयरलाइन की एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने कभी एक दिन भी एक एयरलाइन नहीं चलाई पूरी जिंदगी में, गो कि वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, पीएचडी किया हुआ है, बाहर से पढ़ के आया हुआ, अमेरिका से पढ़ के आया हुआ, अमेरिका से पीएचडी किया हुआ है, लेकिन आप उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगा देते हैं पीआईए का। मैं मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ और मुशर्रफ रसूल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको लगा देते पीआई का हेड, और उस पर जनाब तनकीद भी होती है, और लेकिन वहां से पैसा जो है वो लीक हो रहा है। सो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पैसे एक जगह से बचाएंगे, दूसरी जगह से लीक होते जाएंगे। सो वो उन लूप जो होल्स हैं, जहां से लीकेजेस हैं, उनको भी बंद करना जरूरी है। सो इज दैट पॉसिबल? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हमें हर गवर्नमेंट कहती है प्राइवेटाइज करेंगे, मगर कोई गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि उनको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे। जब ये गवर्नमेंट नवाज शरीफ की 2013 में आई थी, उन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए हायरिंग शुरू की थी और कुछ लोग सेलेक्ट किए थे, मगर मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जितने भी लोग सेलेक्ट किए गए थे उनमें से एक भी आदमी अपॉइंट नहीं हुआ था, और जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो नहीं थी जो सिलेक्ट किए गए थे। उन्होंने कमेटी बनाई थी, आई बिलीव वो कमेटी शम्स कासिम लाखा और शौकत तरीन पे मुश्तमिल थी, और उन्होंने जो बंदे सिलेक्ट किए थे उनमें से एक आदमी भी अपॉइंट नहीं हुआ। और कोई क्या वजह थी, क्यों नहीं हुआ? तो जो आप बात कर रहे हैं, ये भी एक मसला विल का, ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंस का है और लॉयल्टी का है। हमें ये बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट है, मगर हम नहीं कर पा रहे हैं इसको, और हमें अगर इस गवर्नमेंट को चलना है तो ये करना पड़ेगा, इसके अलावा चॉइस कोई नहीं है सर। सो इसको मतलब कैसे, हाउ शुड वी गो अबाउट इट? मतलब डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट, या जैसे आपने रेलवे का एग्जांपल दिया कि रेलवे को अगर हम सही कर ले तो वहां से कितना पैसा बच सकता है, इसी तरह अगर पीआईए का हेड अगर हम कोई ऐसा बंदा लगाए जिसको एयरलाइन का पता हो, मुशर्रफ रसूल जैसे बंदे ना हो, तो फिर मतलब वो ठीक हो सकती है। सो लीकेजेस भी बंद करनी है ना साइड बाय साइड। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है। आपको एक, जिस तरह आपने कहा ना इकोनॉमिक्स में, आपको एक हाई पावर टेक्निकल कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए रिक्रूटमेंट करे चीफ एग्जीक्यूटिव की, और उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट पब्लिक होनी चाहिए। देखें, जब अमेरिका में कोई बड़ी पोस्ट का बंदा अपॉइंट होता है तो वो पब्लिक इंटरव्यू में आता है, असेंबलियों में, सेनेट में उनको बिठाया जाता है कि आप बैठे, आप बताएं कि आप किस बेस पे पीआई के एमडी बन रहे हैं। हम जो कमरों में बैठ के समरियों के बेस पर लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक तरीका यह है कि एक हाई पावर्ड कमीशन बने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अपॉइंटमेंट के लिए, वो अपॉइंटमेंट करे, वो भी एम्पावर्ड नहीं हो, वो एम्पावर होने के बाद उसको पब्लिक सर्विस के सामने प्रेजेंट करे, लोगों के सामने प्रेजेंट करे, मीडिया पर सामने मैं आऊं, मैं बैठूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता हूं, राना बशीर साहब कहते हैं मैं बनना चाहता हूं एमडी पीटीवी, एक पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए जिसमें समझाएं कि मैं व्हाई शुड आई बी पीटीवी एमडी, एंड देन ही शुड बी अपॉइंटेड एज पीटीवी एमडी रादर देन बीइंग अपॉइंटेड बाय ब्यूरोक्रेट। एक पब्लिक सर्विस का एक मैकेनिज्म है दुनिया में। अमेरिका में आपने देखा होगा पब्लिक हियरिंग होती है बड़ी पोस्ट के लिए, ये एक मैकेनिज्म दुनिया में डेवलप हो चुका है, अब ये कोई अनोखी चीज नहीं है। हमारे यहाँ नॉन ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट इज अ बिगर इशू देन द कॉम्पिटेंस। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अभी मुझे एक ये सारा जो मैंने सजेशन दिया, आपने भी अप्रिशिएट किया उस सजेशन को मेरी को, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये देखें, पॉलिटिशियंस जो हैं वो किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम अगर वो बिठा दिए जाएं तो वो किसी एक चीज़ पर मुत्तफिक होते नहीं हैं।
सो अगर ये पॉलिसी बनाने के लिए एक कमरे में, एक बिल्डिंग में, अगर ये सारे लोग एक एक पार्टी से एक एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट बुला के उनको बिठा दिया जाए, तो क्या चांसेस है कि ये मुत्तफिक हो जाएंगे? इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स तो शायद मुत्तफिक हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो मुत्तफिक हो जाए, इसमें कितने चांसेस हैं? नहीं देखिए, मुत्तफिक वो हो जाएंगे, मैं बता दूं आपको एक बात। अच्छा, मुत्तफिक वो हो जाएंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि प्लान कंप्लीट नहीं हो। मेरी बात समझे क्या करो? मैं समझ गया। हमारे यहाँ वो ये कोशिश करेंगे, आप इसमें टाइम फ्रेम रखें कि आपको 1 महीने बाद काम करके बाहर निकलना है, आप इसको डिले नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए, वो पब्लिकली ये नहीं कह सकेंगे कि मैं नहीं आना चाहता, उनको आना पड़ेगा, मगर उनकी जो सियासत होगी वो ये होगी कि ये काम कभी कंप्लीट नहीं हो, वो इसमें रुकावटें अटकाएंगे सियासी और समाजी, कि यार ये आदमी गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और वो कोशिश करेंगे कि कंसेंसस नहीं हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट भी कंसेंसस ले आएगी वो आइंदा के लिए कामयाब हो जाएगी। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी रेजिस्टेंस इस हद तक करेंगी कि वो ज़रूर बंदे भेज देंगी, मगर वो कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट। तो उनको आपने इस लीडरशिप की कोशिश है जो भी आज आ रही है कि वो उनको इस तरह बाइंड करे कि वो चीजें करके निकले, ना कि उसको इनकम्प्लीट करके निकले। मैं एक और बात बता दूं इसमें, ऑल्दो ये बहुत अच्छा नहीं लगता, मगर इसमें एक कोई रोल जुडिशरी का भी दे दें कि वो भी आके बैठ जाएं वो लोगों को मॉनिटर करने के लिए। अच्छा, सो जुडिशरी भी बैठ जाए, बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जनाब वहां पे जुडिशरी का भी कोई पैनल बना दें या व्हाटएवर जो मॉनिटर करता रहे। लेकिन देखिए ना, ये जी ये नहीं होना कि सर मैंने कुछ बना लिया, बाद में जाके स्टे ऑर्डर आ गया। सर ये भी तो हमारे मुल्क में होता है ना जी। हाँ। ये नहीं होना। देखिए, एक ये भी है ना, एक कंसेंसस जब आएगी तो कंसेंसस तमाम स्टेक होल्डर की आएगी, वो भी स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल ठीक। इन डायरेक्ट सेंस वो भी एक स्टेक होल्डर, बिल्कुल इन दैट सेंस देखिए ना उनके पास जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बाद में स्टे ऑर्डर ही ना आ जाए ना, एक नया रोला पड़ जाए, एक नया रोला पड़ जी, नया रोला पड़ जाए। तो मतलब ये कंसेंसस डेवलप होना, कंसेंसस मीन कंसेंसस ऑन अ बिगर लेवल। यस। अच्छा, एक मुझे बात बताइए शब्बर जैदी साहब के, मेरे ख्याल में तो ये काम जो है ना फौरी तौर पे शुरू हो जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ये काम कल शुरू हो जाए, कल पहला काम होना चाहिए। और दूसरी बात गवर्नमेंट, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं भी कह रहा हूँ शब्बर जैदी साहब, काम कल शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर और दूसरी बात, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है जी, कि अगर ये हम डिले भी कर देते हैं, विच विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, तो अगर कल नहीं शुरू कर सकते तो कब तक शुरू हो जाना चाहिए? अच्छा, इसमें मैं एक बात और आपके ज़हन में डाल दूं, इसमें हमारे मुल्क में एक और बड़ी सियासत होगी। वो ये होगी कि वो ये कहेंगे कि ये काम फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ उस हद तक है जो उनके राइट हैं, और सूबों के मैटर में इंटरफेरेंस हो रही है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसकी नई कहानी क्या होगी। हाँ। वो कहेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं, तो इसलिए ये मैटर पे आप हमें हमारी नेशनल पॉलिसी बाइंड नहीं कर सकती। हाँ। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया जी। तो ये आप उनको 18th अमेंडमेंट वो साथ लेके, हाँ, तो वो नहीं, आप उन्हें ये कहें कि नेशनल प्लान है, इसमें सूबे भी कंसेंसस देंगे। ठीक है। उनको आप मॉरली और बाउंड करें कि सूबों की और नेशनल की पॉलिसी कुछ मैटर पर कॉमन होगी। इसका ताल्लुक नेशनल से उस सेंस में नहीं है कि नेशनल का पावर क्या है, मगर तालीम अगर बच्चे ने पढ़ना है तो लाहौर का बच्चा हो या कराची बच्चा हो, पढ़ना हर बच्चे ने है। बिल्कुल ठीक है। तो यू कैन नॉट से कि जी, तो ये जो इसमें मैं आपको बता रहा हूं जो रुकावटें आएंगी मैंने आपके सामने रख दी हैं। मुझे पता है कि सियासतदान इसको किस तरह खेलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। वो नहीं चाहेंगे कि कोई, आई एग्री विद यू, इसमें ये जो प्रोविंशियल एसेट है। अच्छा, एक और चीज मुझे सुझा दीजिएगा, मैं आपकी आखिर में एक सेंटेंस मेरे ख्याल में वो समझ नहीं आई, जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा शब्बर जैदी साहब। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो प्रोविंशियल और एनएफसी के इश्यूज हैं उसकी वजह से इसको डिरेल करने की कोशिश की जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जब आप कंसेंसस डेवलप करें तो उसको भी इस तरह डेवलप करें कि सीईसी के थ्रू उन सबको बाइंड करें कि वो इस कुछ मैटर पर कॉमन प्रोग्राम में एग्री करें। बिल्कुल, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। कॉमन मिनिमम। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा शायद प्रोबेबली मुश्किल हो, लेकिन जितने कर्जे भी हैं हमारे पे, जितने कर्जे जो हमने बाहर से लिए हुए, मैं अंदरूनी कर्जों की बात नहीं करना, एक्सटर्नल लोन जो है हमारे पास, वो अगर उनको हमें वापस करना हो और उसको बिल्कुल क्लीन चिट जीरो पे लाना हो, तो हमें कितना टाइम लग सकता है? अगर ये सारी पॉलिसी जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ या जिसमें आप इनपुट दे रहे हैं ये सारी इंटैक्ट हो जाती है, तो कितना अरसा चाहिए होगा हमें कि हम जो कर्जे हैं, जो किस्तें हैं,
जो उनसे हमें निजात मिल जाए, कितना अरसा चाहिए होगा अगर ये पॉलिसी जो मैं कह रहा हूँ कि 20 साल की 25 साल की बना दी जाए इकोनॉमिक पॉलिसी? तकरीबन 10 से 15 साल। 10 से 15 साल। अच्छा, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है, जो मासेस को तक पहुंचेंगे, उसमें कितना अरसा लगेगा? 10 से 15 साल या उससे पहले ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे? देखिए, कर्जा अदा हो जाएगा। अच्छा, मासेस पे पहुंचने में इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मासेस जो सफ़र करते हैं वो आपकी मिसमैनेजमेंट सफ़र करते हैं, पॉलिसी की मिसमैनेजमेंट से। ठीक है। तो इसका जो असर है मासेस में, मेरा ख्याल है साल से 2 साल में नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो साल से 2 साल बाद इसका अच्छा, साल और 2 साल के अंदर अंदर इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो रिलीफ क्या होगा? शुरू हो जाएगा। नहीं, रिलीफ मैं ताकि इसलिए पूछ रहा हूँ कि आम आदमी को भी समझ आ जाए हम बात क्या कर रहे हैं, कि उसको क्या रिलीफ मिलेगा साल 2 साल में। रिलीफ ये होगा कि हमें नज़र आ जाएगा कि ये जो हॉस्पिटल है या स्कूल है या कॉलेज है, ये हमारी प्रायोरिटी है, सेहत हमारी प्रायोरिटी है। हम एक तरीके चल रहे हैं और हमें पता है कि ये स्कूल बन रहा है, ये बनेगा। ये नहीं होगा कि एक आदमी आया, वो कह रहा है आज मैं नया स्कूल बनाऊंगा, आज मैं साफ पानी पे लाऊंगा। ये हमें साफ पानी भी लाना है तो हमें पता है कि साफ पानी आएगा। ये नहीं होगा कि मैं हर रोज मेरी शाम को नया आइडिया मेरे सामने आता है और मैं नया आइडिया आने के बाद हम उस पर अमल दरामद करते हैं, नहीं करते। हमें पता होगा कि हमारी गली में आज नहीं, कल नहीं, परसों स्कूल बनना है। हमें पता है कि हमारी ये सड़क बननी है, आज नहीं बनेगी, 2 महीने बाद बनेगी, 4 महीने बाद बनेगी, साल बाद बनेगी, मगर बनेगी। और वो सड़क बनेगी किसी आदमी के नाम से नहीं बनेगी, वो सड़क पाकिस्तान की स्टेट बनाएगी, कोई एक आदमी नहीं बनाएगा। प्रॉब्लम ये आ रही है राणा साहब कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिक्स स्पेशलाइज्ड हो गई है। इकोनॉमिक्स पाकिस्तान की है, ये पर्सनलाइज नहीं होगी। तो मैं जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट का ये होगा कि पाकिस्तान के अवाम का स्टेट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर्सनैलिटी से हटके आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे। ठीक है। पाकिस्तान की स्टेट पर कॉन्फिडेंस बढ़ना है। ठीक है। हमें काम पाकिस्तान की स्टेट ने करना है जी। बिल्कुल ठीक है। कंसेंसस आएगा इसके ऊपर जी। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जी प्लीज कंप्लीट। सॉरी, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये आएगा कि जब मैं कह रहा हूं कि मेक इन पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान का मतलब ये कि इंपोर्ट कम होगी और एक्सपोर्ट ज्यादा होगी। जब इंपोर्ट कम होगी, जब मैं नाशपाती इंपोर्ट नहीं करूंगा तो मेरी लोकल नाशपाती बिकेगी, तो मेरा लोकल आदमी की एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली। बिल्कुल ठीक। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट देनी है तो आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हमने ये सोचा था कि हम मोबाइल फ़ोन बेचकर, हम सिम बेचकर, या हम बैंकिंग की ब्रांचें बढ़ाकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट हमेशा इंडस्ट्री देती है और कोई तरीका लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का दुनिया में नहीं है।